मैंने बहुत सी जंगें देखी हैं, लेकिन इस वक्त पहली दफा मैं जिंदगी में दिल पे हाथ रख के ये कह सकता हूं कि दुनिया वाकई में एक बहुत खतरनाक मोड़ पर है। अगर रूस ही ना रहेगा और आप लोग जो तंजीम बना रहे हैं, जो प्रोग्राम बना रहे हैं कि रूस और हम न रहेंगे, तो फिर अगर हम न रहेंगे तो फिर न रहे दुनिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि फिर न्यूक्लियर पे बात आ जाएगी। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज भी हम बहुत कुछ सीखेंगे सईद नकवी साहब से। इंटरनेशनल अफेयर्स में जितनी जानकारी सईद नकवी साहब की है, मेरी मालूमात में ऐसा कोई और शख्स कम से कम हिंदुस्तान में नहीं है। 110 मुल्कों से डायरेक्ट ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाला शख्स, और कभी एडिटर के तौर पर बैठ करके चैन से बैठने वाला आदमी, इस उम्र में भी ग्राउंड जीरो पर जाने की हमेशा तमन्ना रहती है और जाते भी हैं कभी कभी जब भी मौका मिलता है। इस वक्त जो यूक्रेन जंग है उसके साथ कुछ और भी हो रहा है। 2 दिन पहले नॉर्थ कोरिया ने एक नए किस्म का आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है, और साथ साथ ही किम जोंग उन ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ लंबे टकराव के लिए तैयार हैं। क्या कुछ है ये, इसके अलावा दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, ये सब जानने के लिए सईद नकवी साहब की तरफ चलते हैं। नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये यूक्रेन जंग के ऐसे वक्त में जब रूस की तरफ से ये कहा जा चुका है कि अगर हमारे वजूद को खतरा होगा तो हम न्यूक्लियर इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वक्त में नॉर्थ कोरिया की तरफ से आईसीबीएम का तजर्बा किया जाना, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ है इसी के साथ है, जोड़ करके देखा जाए, या कुछ अलग से कुछ है? ये एक तो मैसेज है, क्योंकि अभी नेटो की एक्स्ट्रॉर्डिनरी मीटिंग हुई है ब्रसल्स में तमाम लोगों से बाइडेन अमेरिकी प्रेसिडेंट मिल रहे हैं, पोलैंड गए हैं। तो ये कि गोया एक एक बहुत बड़ा क्लब बन रहा है, तैयार हो रहा है। और रूस और उसके साथ चीन आइसोलेटेड है। चीन का तस्करा अभी नहीं हो रहा है, लेकिन रूस आइसोलेटेड है। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये इशारा इस तरफ है कि देखो, हम लोग अकेले नहीं हैं। अभी हम लोगों के पास भी एक ऐसे अस्त्र हैं। ये इस किस्म का एक इशारा, इसकी टाइमिंग से मुझे ये लगता है। देखिए काजमी साहब, मैंने बहुत सी जंगें देखी हैं, लेकिन इस वक्त पहली दफा मैं जिंदगी में दिल पे हाथ रख के ये कह सकता हूं कि दुनिया वाकई में एक बहुत खतरनाक मोड़ पर है। ऐसा क्यों है? न तो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और ना ही यूरोपियन कंट्रीज और ना बाइडेन अमेरिका में जंग नहीं करना चाहते, एक दूसरे से जंग नहीं करना चाहते, बल्कि वेस्ट का खेल ये है, बल्कि उन्होंने आया कर दिया है कि भाई, वी आर विलिंग टू फाइट टू द लास्ट यूक्रेनियन। मतलब क्या हुआ कि आपने एक पहलवान को अरीना में उतार दिया है। आप कहते हैं देखो, तुम्हारी मालिश की जिम्मेदारी मेरे ऊपर, तुम्हें खंजर चाहिए वो मैं लूंगा, तुम्हें और तोप चाहिए वो मुझसे ले लेना, तुमको मिसाइल देंगे हम देंगे, हवाई जहाज नहीं देंगे। हवाई जहाज और इस किस्म की, जिससे कि वो जंग हमारी तरफ आ जाए, पोलैंड से यानी नेटो मेंबर्स की तरफ आ जाए, तब तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हम वो नहीं करेंगे, लेकिन हम तुम्हें हर तरह के, अभी 6,000 मिसाइल्स बोरिस जॉनसन ने कहा है कि हम आपको पहुंचा रहे हैं और पहुंचाए जा रहे हैं।
वो कह रहा है कि साहब हमें मदद कीजिए। 1% ज़ेलेंस्की जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन का, वो कह रहा है 1% ऑफ ऑल दी नेटो का डिफेंस बजट, उतनी इमदाद आप हमें कर दीजिए, फिर देखिए। अब तो हो ये रहा है कि देखो, अगर हम वो करेंगे तो जंग हमसे हो जाएगी। हम ये नहीं चाह रहे। हम ये चाह रहे हैं कि ये जंग रूस की और तुम्हारी रहे, यानी डेविड और गुलायत की रहे। गुलायत पुतिन और डेविड तुम। तो अगर वो अपनी पुरानी ओल्ड टेस्टामेंट की जो कहानी है उसमें, तो आखिर में इसने दाऊद, जिनको कि हमारे यहाँ दाऊद कहते हैं, ये डेविड कहते हैं, उन्होंने उसको मार गिराया था। तो ये एक बिब्लिकल खेल इस लेवल पे हो रहा है। लेकिन अब क्या है, रूस ने यूनाइटेड नेशंस में ये शिकायत की है और बहस भी हुई है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कि साहब वहां ये लोग अमेरिकी मदद इमदाद के साथ यूक्रेनियंस बायोलॉजिकल वेपन्स बना रहे हैं, और इस वक्त कोशिश ये हो रही है कि वो उसकी एविडेंस मिटा दी जाए। सवाल आया विक्टोरिया न्यूलैंड। विक्टोरिया न्यूलैंड का नाम आप जब तक ये जंग चलेगी सुनते रहेंगे। ये वो खातून है जो कि अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। ये न्योकॉन है, ये पहले से लगी हुई हैं। इन्हीं ने कि यूरोप के लिए 4 लेटर वर्ड इस्तेमाल किया था, जिसको कि गाली हम और आप इस पे नहीं कह सकते। इन्होंने कहा था कि यूरोप के साथ वो काम करो, और यानी यूरोप को मारो गोली, हम लोग कर लेंगे। ये 2014 की बात है। तब से ये इसमें मुलविस है। इन्होंने कहा कि हाँ, न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो हैं उनको हम बचाने की इमदाद कर रहे हैं रूस को, उसकी यूक्रेन की, ताकि उन न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे कहीं रूस का हाथ ना पड़ जाए। और रूस इस चक्कर में है कि उनको ले ले। अब देखिए इसमें है क्या, फर्ज करिए कि ये बात वैसे आमतौर से जो झूठी मालूम होती है, इसको कहते हैं फॉल्स फ्लैग। यानी तैयारी है फॉल्स फ्लैग की, यानी कि देखिए इनके पास जो बायोलॉजिकल वेपन्स थी वो इन लोगों ने, रूसियों ने दागी, और वो पोलैंड भी गई और यहां भी गिरी। अब गोया जंग को बढ़ाया जाए, लेकिन ये उसी सूरत में होगा। अगर ये हो गया तो फिर ये लगेगा कि वेस्ट अब बैकफुट पे आ गया। यानी एक साहब हैं पेंटागन के बहुत पुराने एडवाइजर और कर्नल मैकग्रेगर और बहुत से इंटेलेक्चुअल्स वेस्ट के बहुत से बातें कर रहे हैं जो इस जंग के खिलाफ हैं। वो बता रहा है कि जो ग्राउंड पे सिचुएशन है वो पुतिन ने तय कर ली है। अब वो शहरों को उसने घेर रखा है, और जहां सिविलियन पॉपुलेशन को, जो ये एज़ोव यानी जो न्यो नाजी मिलिशिया हैं, वो उनको निकलने नहीं दे रहे। उनके लिए बाकायदा कॉरिडोर भी तैयार किए गए, लेकिन ये नहीं निकलने दे रहे। क्यों? ये चाहते हैं कि दुनिया के सामने ये पोर्ट्रे किया जाए कि रूस जो है ये सिविलियन पॉपुलेशन को घेर के मार रहा है। ये मालूम होता है मैकग्रेगर की बात से। उसमें कुछ सदाकत भी लगती है, ऐसा लगता है कि शायद ये ठीक कह रहा हो। तो इस मंजिल पे है ये मामला कि अगर ये कहीं, और उसने कह दिया है कि साहब देखिए, अगर रूस ही ना रहेगा और आप लोग जो तंजीम बना रहे हैं, जो प्रोग्राम बना रहे हैं कि रूस और हम न रहेंगे, तो फिर अगर हम न रहेंगे तो फिर न रहे दुनिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि फिर न्यूक्लियर पे बात आ जाएगी। उस मंजिल तक ये जाना नहीं चाहते, क्योंकि यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा डिसेंशन है। लेकिन इस वक्त जंग के बीच में वो डिसेंशन, मीर अनीस का एक मिसरा है कि जंग के जब बादल खड़े हुए
तो शाहीन और कब के दरी, शाहीन शिकार करता है कब पे, यानी कबूतर पे। हाँ। और लेकिन जब कोई डर का वक्त आता है तो शाहीन और कब छुप गए एक जा मिला के सर, यानी डर में एक दूसरे की गोया जिद है लेकिन फिर भी डर के खौफ के बारे। तो यूरोप इस वक्त मिला के सर, इस वक्त वो नहीं कहेगा, ये जंग को हो जाने देगा। साहब ये जंग अगर मुझसे पूछिए तो ये यूक्रेन के बारे में नहीं है, ये यूक्रेन का इस्तेमाल और बहुत ही गलत इस्तेमाल हो रहा है। उनको ल्योर करके आप लाए हैं रूसियों को, उनका मुकदमा भी है। वो भी ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, अगर हमारे बॉर्डर पे आप नेटो खड़ा कर देंगे यूक्रेन में, और अगर आप डेमोक्रेसी, यूरोपियन स्टाइल डेमोक्रेसी यहां पे ले आएंगे, तो गोया एक दुश्मन आपने यहां खड़ा कर दिया। आप तो अपने यहां मॉनरो डॉक्ट्रिन क्या कहती है कि हमारे बैकयार्ड में, यानी अमेरिकन के बैकयार्ड में कोई बैरूनी ताकत अलाउड नहीं। यानी अगर 1962 में जब क्यूबन रूसी मिसाइल क्यूबा में रखे गए, तो एक जंग, यानी अगर रिकॉर्ड्स आप देखें तो तकरीबन ऑर्डर हो गया था जंग करने का अमेरिका की तरफ से। समझे? ये याद रखिए कि न्यूक्लियर बॉम्ब दुनिया में एक ही दफा गिराया गया है, और वो हिरोशिमा नागासाकी में गिराया गया था, और वो अमेरिका ही ने गिराया था। तो ये किताब वो न्यूक्लियर हो जाएगा, ये अभी यानी कगर पे बैठी हुई है। अगर ये आगे ज्यादा बढ़े, झगड़ा यूक्रेन का नहीं है, झगड़ा किस बात का है? झगड़ा इस बात का है कि दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया का जो एक ग्लोबल ऑर्डर है उसको वेस्ट ने, और वेस्ट के की अगुवाई करते हुए अमेरिका ने, और अमेरिका के बिल्कुल साथ साथ नत्थी बरतानिया, ये गोया हायरार्की रही है पिछले 80 साल की, 1945 से लेके अब तक। बीच में इसको झटके आए। मैंने अभी मजमून लिखा है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, वो भी यही था कि अब क्या हो, क्योंकि अब तो सोवियत यूनियन गिर गया, अब नेटो की जरूरत नहीं है, तो अब और जर्मन रीयूनिफाई हो गया है, तो अब हमारे इसमें और लोग इसके हकदार बन जाएंगे इस डिविडेंड को लेने के लिए। खैर वो जंग हुई, वो बात खत्म हुई। अब ये है, अच्छा तब यानी डेजर्ट स्टॉर्म का वक्त वो है जिसको कि अमेरिका का सोल सुपर पावर मोमेंट कहते हैं। यानी उस वक्त अमेरिका जो चाहे करे, बल्कि जॉर्ज बुश सीनियर ने ये कहा भी था, ये कहा था जब वो ईरानियन एयरलाइन को इनकी मिसाइल लग गई थी और वो उसमें कई 100 पैसेंजर मर गए, तो पूछा गया जॉर्ज डब्ल्यू बुश के वालिद से, जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे, कि क्या आपने ये सुना? कहने लगा अमेरिका कभी अपॉलोजाइज नहीं करेगा। अमेरिका कैन डू व्हाट द हेल इट वांट्स, यानी हम जो चाहे करें। उस वक्त ये टे थी, क्योंकि सुपर पावर सोवियत यूनियन गिर चुका था। तब इन्होंने डेजर्ट स्टॉर्म किया था। कुछ मानों में डेजर्ट स्टॉर्म ऑक्यूपेशन ऑफ इराक से ज्यादा अहम है, उसमें ज्यादा वक्त मैं नहीं गुजारूंगा, वो अगली बात है। अब इस वक्त यूक्रेन जब हो रहा है, बिल्कुल वही मसला है, और अब जो सुपर पावर उस वक्त सोल सुपर पावर थी, इस वक्त वो इससे ज्यादा पछता हाल नहीं है। अब डर ये है, अच्छा, कि पहले तो चीन 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 चीन, राइज ऑफ चाइना। ट्रंप ने जिमी कार्टर से पूछा कि साहब चीन हमसे आगे चला जा रहा, क्या करें? जिमी कार्टर ने बहुत अच्छा जवाब दिया। जिमी कार्टर ने कहा देखो, चीन 1979 में जो जंग हुई थी चीन की वियतनाम से, उसके बाद उसने एक भी जंग नहीं की है। तुमने कभी एक वक्त ऐसा नहीं आया है जबकि तुम जंग में मुब्तला नहीं रहे हो। ये वजह।
ये काटा निकाला। तो चीन था। अब चीन से ज्यादा भयानक चीज इनको और लग गई है, वो ये कि चीन और रूस एक साथ। तो अब यह है कि रूस को खत्म कर दो, पुतिन को बर्बाद कर दो, रूस को बर्बाद कर दो, ताकि वो इस काबिल ही ना रहे कि चीन उसको सेठे, चीन उसकी कोई कीमत उस पर लगाए। यानी एक बिल्कुल एक इम्पॉसिबल सिनेरियो। इसका मतलब क्या है? अब नाक की बात हो गई है, पीछे ये नहीं हटेंगे, पीछे वो नहीं हटेंगे। तो क्या होगा कि यही इस सिनेरियो में क्या हो वो अंदाजा नहीं है कि पीछे ये हटे तो इनके कांग्रेशनल इलेक्शंस हैं और ये हो गया कि साहब वेस्ट हार गया और नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो अब वेस्ट से ईस्ट की तरफ चला गया, जिसमें हम सब हिंदुस्तान, चीन, रूस, ईरान, ये पूरा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक और आपके मलेशिया और इंडोनेशिया, ये सब उसका हिस्सा होंगे, आसियान के ममालिक। तो ये एक बहुत भयानक, यानी पूरी वर्ल्ड का जो एक दारोमदार जिस वर्ल्ड ऑर्डर पे था, वो वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त हिला हुआ है और ये उसको छोड़ना नहीं चाहते, ये उस इक़्तिदार को छोड़ना नहीं चाहते हैं वेस्ट, और उसकी एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है। अगर तुम यहाँ पे बम ले आकर खड़े कर दोगे और न्यूक्लियर हथियार और नेटो को ले आओगे तो हमारी एग्जिस्टेंस ही नहीं, उसी को खतरा है कि दोनों तरफ से है। इसलिए भाई ये कहाँ जाए, हल हो सकता है, हाँ। हल हो सकता था। वो मिन्स्क का एक एग्रीमेंट था जिसमें कि फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन, ये बेलारूस, रूस और ये दो रिपब्लिक जो हैं इसकी डॉनबास की, ये सब मिलके एक तय किया था। भाई रूस क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आप ये कह दीजिए कि हम न्यूक्लियर अम्ब्रेला में यूक्रेन को न्यूक्लियर नेटोवाइज नहीं करेंगे, यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। आपकी नजर हमारे क्राइमिया पे नहीं है क्योंकि वहां पे जो सी पोर्ट है वो भी हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं कभी। यहाँ पे आप ये जो न्यो-नाज़ी ग्रुप्स हैं इनको खत्म कर दीजिए क्योंकि ये मुस्तकिल सिर्फ हम ही को नहीं आपके लिए भी खतरा है। इस तरह की वो बातें कर रहा है। ये कहता है कि हाँ हम बात करेंगे लेकिन हम बात करेंगे पुतिन से। ये जब हो रहा है, इससे जब वेस्ट कहेगा तब ये बात करेगा। वेस्ट को सूट कर रहा है। देखिए इसमें है क्या, ये सारा खेल वेस्ट का, मीडिया के ऊपर इस बात को बार बार मैं कहता हूं और आप समझते हैं और व्यूअर्स भी खुदा करे समझें, सारा खेल मीडिया का है। यानी एक शगुफा आपने यूक्रेन में छोड़ दिया है और दुनिया का मीडिया उसको कवर करके बिल्कुल पुतिन को ऐसा किए कर दिया है। आप अपने घर में अपनी ज़ौजा से पूछिए, वो गाली देगी पुतिन को। आप अपने घर में अपने बच्चों से पूछिए, ये कर दिया है हालत। अच्छा, तो अभी मीडिया का ये पावर है। हाँ, ये मीडिया के बारे में हमने पहले भी बात की है। अभी एक और खबर कल थी कि पुतिन ने जो नॉन फ्रेंडली स्टेट्स हैं उनसे ये कहा है कि गैस का, तेल का पेमेंट आप डॉलर या यूरो में नहीं करेंगे, रूबल में करेंगे। तो ऐसे वक्त में जब खुद रूस के खिलाफ इतनी पाबंदियां, न सिर्फ पाबंदियां लगाई गई हैं बल्कि बढ़ाई जा रही हैं, ऐसे वक्त में इसके क्या मानिए जो पुतिन ने इसके मानी है? देखिए ये सैंक्शंस के क्या मानी है? सैंक्शंस के मानी है वेपनाइजेशन ऑफ द डॉलर। आप डॉलर को वेपनाइज कर रहे हैं। ये कह रहा है कि अब, और अभी किंग सलमान ने चीन से समझौता किया है कि भाई हम तेल तुम खरीदो, हम युआन में ले लेंगे। तो युआन चल गया। देखिए ये बहुत बड़ा खतरा
तब खड़ा हुआ था जबकि सद्दाम हुसैन ने ये बात कही थी इराक के मसले में कि देखो अब हम इतना परसेंट ऑयल जो है हम यूरो में खरीदेंगे। यूरो में खरीदोगे यानी तुम अमेरिका पे हमला करने वाले हो। यानी यूरो का मतलब हुआ कि तुम डॉलर पे हमला कर रहे हो, डॉलर का मतलब अमेरिका और वो मैं, तो इसीलिए उनको खत्म करना जरूरी हो गया। लेकिन उस वक्त कुव्वत वो थी, वो नूमेरो ऊनो थे, सोल सुपर पावर थे। इस वक्त वो हालत नहीं है। अब वो नॉर्थ कोरिया भी एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ के ये बताता है कि भाई देखो हम भी हैं। ये है अच्छा बहुत खतरनाक है मामला। नकवी साहब, चूंकि आपसे हमारी हर हफ्ते बात होती है, तकरीबन हफ्ते भर में जो बड़ी खबरें होती हैं, हमारी कोशिश होती है कि कुछ अलग अलग चीजों पे बात हो जाए। अभी 2 दिन पहले बगैर अनाउंस किए मिस्र के शर्म शेख में एक मुलाकात हुई है। वो मिस्र ने अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने होस्ट की। उसमें इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और यूएई के क्राउन प्रिंस वहां पर गए। उसमें दो चीजें बताई गई। एक तो यूक्रेन जंग और ईरान के बढ़ते हुए असर से हमारी इकोनॉमी पर जो कुछ असर पड़ रहा है उसको कैसे हैंडल करें, ये बताया गया। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? चूंकि देखिए, मैं जो बुनियादी तौर पर मैं समझना चाह रहा हूं, एक जगह यूक्रेन में एक तरह से अमेरिका की हेजेमनी को टक्कर दे रहा है रूस। दूसरी तरफ जो वो खबर हम आज ही की बता रहे हैं, अभी जो 2 दिन पहले की, वो ये कि नॉर्थ कोरिया ने कहा है आईसीबीएम वो करके कि हम अमेरिका के साथ लंबे टकराव के लिए तैयार हैं। इसके साथ साथ अब यहां भी इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर डील पर जो वियना में बात हो रही है उसके सिलसिले में अमेरिका से कहा है कि आईआरजीसी जो ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर है उसको टेररिस्ट लिस्ट से नहीं निकालो। ये सारी चीजें इकट्ठी होकर के कहीं ना कहीं, लेकिन वो तो डिसीजन हो गया। हाँ, वो तो डिसीजन हो गया, हाँ, कि उसी लिस्ट से निकालने का फैसला, हाँ, जहां तक मेरी नजर है, हाँ, ये फैसला हो चुका है। जी जी जी, फैसला हो चुका वो लेकिन इससे जो बेचैनी बढ़ रही है, जो एक तरह से अमेरिकन एलाइज खास तौर पर मिडिल ईस्ट में, अब ये तीनों मिलकर के ये कह रहे हैं कि हम आपस, सबसे हमारे लिए ये बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प चीज जो हमारे लिए है वो इस वक्त जो हम और आप बात कर रहे हैं, चीन के फॉरेन मिनिस्टर का यहां होना, यहां मौजूदगी। और ये यानी पहले अमेरिका से जो ताल्लुकात हमारे थे जिनमें कि सवाल ही नहीं उठता था, यानी जबकि अब की बार ट्रंप सरकार जब जाके कहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर ह्यूस्टन में, तब वो जो एक बदहमी थी, जो एक दूसरे में जो जप्पियां लग रही थी, जो एक दूसरे को गले लगा रहे थे, अब उससे कदरे दूर हटके एक न्यूट्रलिटी है, एक वही नॉन अलाइनमेंट की भनक हमें दिखाई दे रही है कि जो कि पहले हिंदुस्तान की पॉलिसी हुआ करती थी कि इसके और इसके बीच में उन्होंने, और चीन के साथ जितने भी रेजोल्यूशंस आए हैं यूएन में, उनमें इंडिया ने एब्सटेन किया है। यानी ये भी नहीं किया कि अमेरिका के खिलाफ दिया हो और रूस के खिलाफ दिया हो, एब्सटेन किया है। यानी हम न्यूट्रलिटी चाहते हैं। हमको इसमें इशारा जो कहा नहीं जाएगा, लेकिन मुझको जो इशारा मिलता है वो ये कि हमको इस खित्ते में रहना है, हम यहीं रहेंगे। आप तो दूर हैं, आप हमारे दोस्त हैं, सर आंखों पे जो भी हमारे ताल्लुकात थे वो जारी रहेंगे, लेकिन हमारे और जो जरूरियात हैं उनमें हम आपको मुखिल नहीं होने देंगे, और आप जो चाहें वो बाकी कर रहे हैं, जो आप करते रहे, हम उसके बारे में कुछ नहीं करेंगे। बल्कि चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने कश्मीर का तस्करा कर दिया तो फौरन यहां से रिएक्शन हुआ। ये नहीं कि गोया उधर से ये थाली का बैंगन ना इधर का ना उधर का, ये है कि इशू बाय इशू
हम क्रिटिसाइज क्रिटिकल सपोर्ट ऑन एन इशू बाय इशू बेसिस। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड और मुझे बहुत दिनों के बाद एक बहुत सेंसिबल फॉरेन पॉलिसी निकलती हुई दिखाई दे रही है न्यू दिल्ली साउथ ब्लॉक से, जिसकी कि मैं खुद तायीद करता हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब। आपने असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट आने से पहले ये बात कही थी कि तब्दीली आएगी फॉरेन पॉलिसी में भारत की, और वो अब हमारे सामने नजर आ रही है। चीन के फॉरेन मिनिस्टर का नई दिल्ली आना और यूनाइटेड नेशन में एब्सटेन करना, ना रूस को सपोर्ट करना ना अमेरिका को सपोर्ट करना, ये बहरहाल एक बेहतरी आई है। और जो कुछ आप अब से पहले कह रहे थे वही चीज सामने नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं हर बार, और आपने मिडिल ईस्ट के बारे में भी, यूक्रेन जंग के बारे में भी, और नॉर्थ कोरिया के जरिए आईसीबीएम के टेस्ट किए जाने के बारे में अपनी राय रखी। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।